आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर रघुराम राजन ने कोई रेट कट नहीं दिया और अब अटकलें इसी बात पे हैं कि कब होगा रेट कट। आइए जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर राजन से ही। डॉक्टर राजन, आपके स्टेटमेंट के बाद ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि आपका अगला रेट कट अब बजट पे निर्भर करेगा। क्या ये समझना सही है? नहीं, हम अभी और भी आंकड़े देखना चाहते हैं, जैसे कि महंगाई का मांग कैसे होगा, और बजट तो हम जरूर देखेंगे। उसमें क्या क्या घोषणाएं हैं, पे कमीशन के बारे में सरकार क्या सोचती है, और ये सब लेके हम आगे के डिसीजंस बनाएंगे। आप जब बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं स्टेबिलिटी पे, क्या यही वजह है? आपको लग रहा है कि एक और क्राइसिस कभी भी खड़ा हो सकता है, तो बेहतर है कि आप कोई रिस्क ना लें? मेरे ख्याल में जब हम 7 के ऊपर हमारा विकास का गति 7 के ऊपर है, तो काफी अच्छा है इस वातावरण में। जब ये तो नई सीरीज में है, पुरानी सीरीज में तो लोग कहते हैं शायद 5 है। नहीं, मेरे ख्याल में फर्क तो इतना ज्यादा नहीं है। और नई सीरीज क्योंकि वैल्यू एडेड काउंट करती है, तो ज्यादा एक्यूरेट शायद है। हाँ, तो शायद ½ % ऊपर है, शायद ½% नीचे है। मेरे ख्याल में ये दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। लेकिन जब हम इस गति पे जा रहे हैं, ये दुनिया में सबसे तेज गति है, और ये गति 2 खराब मानसून्स के बाद है, और जब दुनिया में ग्रोथ रेट इतना कम है, तो इसके बावजूद भी हम इस गति पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको ज्यादा पुश करना शायद अच्छा नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो फ्रेजिलिटीज हैं वो आगे वो सामने आएंगे, और बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है इकोनॉमी में शायद कम हो सकती है। तो स्टेबल पॉलिसीज, राजकोषीय घाटा पे, इन्फ्लेशन फोकस पे, और मौद्रिक नीति, अगर ये सब हम एक स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं दुनिया को, और बाकी गति स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से हम ले आ सकते हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सरकार कर रही है, तो उससे अगर हम गति बढ़ा सकते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। और जो पूंजी आ रही है वो स्टेबल होगी और यहाँ पर रहेगी। आपने कहा फ्रेजिलिटी सामने आ सकती है अगर हम स्टिमुलेट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करें। किस तरह की ये वीकनेस आप देख रहे हैं? जैसे कि अगर आपके डेफिसिट्स बहुत बढ़ते हैं, तो आपको ऋण में मार्केट में बेचना है, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो डेफिसिट तो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा खर्च सरकार में इंटरेस्ट रेट्स में है। तो उसमें इंस्टेबिलिटी हो सकती है। आप चूंकि कह रहे हैं कि इस समय की जो ग्रोथ रेट है वो ठीक है, 7.5% के आसपास। ठीक नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए समय कितना जोखिम लेंगे, कितना रिस्क लेंगे? हाँ, तो वो चूंकि आप देखिए 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद से आप देखिए तो ऑन एन एवरेज 7% की ग्रोथ तो होनी चाहिए। वो पुरानी सीरीज पे थी, इसलिए नई सीरीज पे लोग मानते हैं कि ये जो 7.5 है, ये चलिए आप कह रहे 5 नहीं तो 6 है, पर पिछले एवरेज से कम ही है, ऐसा लगता है। अगर आप लॉन्ग 10-15 साल का एवरेज देखें तो कम है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस साल रिस्क मत लीजिए, या आप ये कह रहे हैं कि हमारी पोटेंशियल ग्रोथ शायद इतनी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोटेंशियल ग्रोथ ये है। मेरे ख्याल में पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें जो रिफॉर्म्स ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जैसे स्किल बिल्डिंग, ये सब हमें करना चाहिए।
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं, तो ये सब करना चाहिए। लेकिन स्टिमुलस से अभी मेरे ख्याल में ज्यादा रिस्क है। तो डेफिसिट काबू में रखिए, ग्रोथ डेफिसिट काबू में रखिए और इन्फ्लेशन को भी काबू में रखिए। अभी ये मत कहिए कि इन्फ्लेशन टारगेट्स तो थोड़ा डिस्पेंस करते हैं और डेफिसिट को भी डिस्पेंस करते हैं, डेफिसिट कंसोलिडेशन। फिर भी ग्रोथ आएगी, आप कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में ग्रोथ कम से कम 7 से ऊपर होगी और ज्यादा भी हो सकती है अगर हम ये सब रिफॉर्म्स करते हैं। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स, ये जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम ले आ रही है, शायद लोगों फार्मर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उससे। तो किस तरह की आपकी चर्चा अभी तक सरकार के साथ हुई है? ये जो आप मैसेज दे रहे हैं, आपने अपने कुछ भाषणों में दिया और फिर पॉलिसी में भी दिया, क्योंकि सरकार के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो इस रेट पे रुके रहे हैं। उनका धीरे धीरे टर्म सेकेंड हाफ की तरफ आ रहे हैं, टर्म पूरा होने आएगा तो बहुत सारे कमिटमेंट हैं जो पूरा करना चाहिए। हम तो सरकार को इस बारे में सलाह ही देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो सरकार फिर डिसीजन लेगी और सरकार तो उनके लिए काफी ट्रेड ऑफ्स हैं, तो उनको सब कुछ देखना है। तो मेरे ख्याल में वो डेफिसिट फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पे रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार पे काफी प्रेशर्स भी है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे बनी रह पाती है तो रेट कट की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। हाँ, वो तो थ्योरम है ना। नहीं, वो अर्थशास्त्र का थ्योरम है। जब फिस्कल साइड से ज्यादा टाइट हो सकता है तो मॉनेटरी साइड से में ज्यादा रूम है। ओके, दोनों स्टिमुलस एक साथ चलना रिस्की होगा। कभी दोनों स्टिमुलस एक साथ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्राइसिस के समय कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपका अपना जो स्केल है, जो टारगेट है, आप चूंकि 5% सीपीआई रखना चाहते हैं आपके मैंडेट के हिसाब से। हाँ, वो मेरा उद्देश्य नहीं है, वो सरकार से आती है। सरकार से आपको जो टारगेट मिला है अगले साल के लिए, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा 5% इन्फ्लेशन मार्च 2017 तक होने का अनुमान है, लेकिन इसमें पे कमीशन इंक्लूडेड नहीं है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि 5 या इसके ऊपर महंगाई होगी। 5 के तकरीबन अभी हमारा प्रत्याशा है। पे कमीशन में 2 चीजें हैं। एक तो ज्यादा स्पेंडिंग है, क्योंकि सैलरीज जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की आमदनी है उस पर ज्यादा खर्च होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट डेफिसिट टारगेट को मेंटेन करती है तो कहीं और काटेगी, तो उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। जो इंक्रीज स्पेंडिंग है उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कहीं और काटेगी अगर डेफिसिट को मेंटेन करती है। लेकिन पे कमीशन में एक और चीज है, वो हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाया है। उससे मैकेनिकली वो रेंटल इंडेक्स जो है वो बढ़ती है और उस रेंटल इंडेक्स से महंगाई भी बढ़ेगी, सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो हमें देखना है कि वो सरकार कितना हाउस रेंट अलाउंस देती है और कैसे देती है, और सिर्फ केंद्रीय सरकार या स्टेट्स भी वो करते हैं। तो नॉर्मली स्टेट्स और फिर पीएसयू सब फॉलो करते हैं। हाँ, सब फॉलो करते हैं। तो हमें पूरा इम्पैक्ट, असर देखना पड़ेगा, और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट इफेक्ट जो वन टाइम इफेक्ट है, हम कितना इसको इग्नोर कर सकते हैं, और सेकेंड राउंड इफेक्ट्स जो है इसका, जब इसको बढ़ाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी रेंट्स कैसे बढ़ाती है, क्योंकि मांग बढ़ती है, क्योंकि काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो हाउस रेंट लेके प्राइवेट अकोमोडेशन लेना चाहते हैं। तो हमें ये सब देखना है। तो जैसे कि सरकार घोषणा करेगी कि निर्णय लेगी पे कमीशन पे क्या करेगी, तो हम ये सब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अभी आपने कोई रफ कैलकुलेशन किया है कि कितना इम्पैक्ट होगा? हमने कैलकुलेशन जरूर किया है, लेकिन वो अभी पब्लिक नहीं है। ओके, लेकिन चूंकि आप पहले कह चुके हैं कि आप सीपीआई के ऊपर 1.5 से 2% का एक रियल इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो हम 6.25 पे हैं। अगर 5 से ऊपर रहता है थोड़ा भी,
तो फिर तो 1.5% और जोड़िए तो 6.25 हो गया, फिर तो जगह ही नहीं है अब रेट कट की। नहीं, तो थोड़ा जगह इसलिए है क्योंकि हम 1 ईयर रेट को देख रहे हैं। जब वो 1.5% रियल इंटरेस्ट देख रहे हैं तो 1 ईयर रेट देख रहे हैं तो वो 6.75 से थोड़ा ऊपर है, तो थोड़ा रूम तो है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम 5% अचीव कर सकते हैं कि नहीं। एक और अहम चीज जो आपने की, जिसपे बाजार की खास तौर पे नजर थी, बैंकिंग सेक्टर की नजर थी, आपने जिस तरह से क्लीन अप किया है एनपीएस, काफी सारे बैंकों ने बड़े प्रोविजन किए हैं, अब उनको मदद करने के नजरिए से आपने कहा है कि आप उनके एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर आप हमें थोड़ा सा अंदाजा दें किस तरह के ये एसेट्स हैं, कितना स्कोप आप देखते हैं? नहीं, जैसे कि बैंक्स में रियल एस्टेट एसेट्स हैं तो उनका वैल्यू पूरा वैल्यू कैपिटल की तरह काउंट नहीं होती है आजकल, तो उसमें अगर हम थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं, ये बाज़ल नॉर्म्स के अनुसार हम रिलीफ दे सकते हैं और देखना पड़ेगा कितना रिलीफ दे सकते हैं, कितना उसमें से टियर 1 कैपिटल की ओर जा सकता है। तो अभी ये टियर 2 है, अभी टियर 2 आप है, इसको टियर 1 में इंक्लूड करेंगे? ये सब देख रहे हैं। तो बाज़ल नॉर्म्स के मुताबिक कितना हो सकता है टियर 1, क्योंकि इवन टियर 2 में भी 45% का 45% का हेयर कट है, केवल 55% काउंट होता है। तो हम हेयर कट्स देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना काउंट हो सकता है और किस कंडीशन में काउंट हो सकता है, और भी चीजें देख रहे हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस है। जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरे ख्याल में काफी वेल कैपिटलाइज्ड हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको कैपिटल गवर्नमेंट से लेना है और सरकार ने ये कहा है कि जितना कैपिटल जरूरत पड़ेगी हम देंगे। तो मेरे ख्याल में हमने जो सिनेरियोज प्रिपेयर किए हैं और ये सब काम शुरू करने से पहले हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैनेजेबल है, और जो हमने सिनेरियोज प्रिपेयर किए हैं उससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कर सकते हैं। जो कैपिटल सरकार के पास है और हमने सरकार से बात किया है उसके साथ मैनेज कर सकते हैं। तो अभी तक सरकार ने जो 25,000 करोड़ के आसपास कहा है, आपने कल कहा कि वित्त मंत्री ने एश्योर किया है कि वो पूरी मदद करेंगे, तो इससे ज्यादा भी कैपिटल आ सकती है? ज्यादा भी आ सकता है। अब देखना पड़ेगा बजट में कितना सैंक्शन करते हैं। इस साल अभी 5,000 और हैं वो इंद्रधनुष से, और अगले साल कितना सैंक्शन करते हैं देखेंगे। तो लेकिन आपने जो ये रिवैल्यूएशन की बात कही है, ये दरअसल बुक एंट्री की तरह ही है। हाँ, असलियत में ये कैपिटल ही है, क्योंकि ये जो एसेट है बुक्स पे शायद ₹1 के लिए वैल्यूड है और असली वैल्यू 300 करोड़ है। तो उसको हम अगर ये नियम को लिबरलाइज करें तो वो काउंट कर सकते हैं। ओके, कंज्यूमर्स के कंसर्न की एक दो बातें जो जानना चाहेंगे आपसे। क्या अप्रैल में जब नया फॉर्मूला लागू होगा, जो कई बार चेंज होकर आया है, फाइनली ये उम्मीद करें कि बैंक्स अपने रेट्स कट करेंगे? हाँ, उम्मीद कर सकते हैं। आपको कितने कट की उम्मीद है? पता नहीं, देखते हैं। मैं एक नंबर नहीं देना चाहता हूँ, वरना लगेगा बैंक्स को कि हम आरबीआई प्रेशर कर रही है, इतना करना है। ये मेरे ख्याल में मार्केट्स बैंक्स को प्रेशर करेगी, क्योंकि बैंक्स अभी उनका क्रेडिट ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं हुआ है अभी तक, और वो देखेंगे कि हम किसको क्रेडिट दे सकते हैं। आजकल वो बड़े प्रोजेक्ट्स को ऋण देना थोड़ा उनका कंसर्न्स है वहाँ पे, तो शायद रिटेल क्रेडिट में जाएंगे, और तो वहाँ पे काफी कंपटीशन है, तो उनको शायद रेट कट देना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो आपने लिया गोल्ड के लिए, आपकी जो स्कीम में कुछ एक बदलाव करके फाइनली अब जो लास्ट राउंड में रिस्पांस है वो थोड़ा आया है, लेकिन फिर भी आपकी रिपोर्ट में ही दिख रहा है कि गोल्ड इंपोर्ट एक बड़ा कंसर्न अब भी बना हुआ है। तो इस पर अब आप आगे क्या करना चाहते हैं या आप सरकार को क्या कह रहे हैं? तो ये तो
ट्रेडिशन है, परंपरा है कि लोग गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड तो ज्वेलरी के लिए खरीदते हैं, कंजम्पशन, और कई बार इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। तो सरकार ये करने की कोशिश कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस करें। और मेरे ख्याल में ये प्रोसेस है। पहले जो ट्रांच था उसमें 250 करोड़ आए, अब दूसरा जो ट्रांच है उसमें 950 करोड़ आए। तो जब जनता इससे थोड़ा कंफर्टेबल रहती है तो मेरे ख्याल में ये देखेगी कि अगर गोल्ड ब्रिक्स लॉकर में रखें उससे बेहतर हम ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें जिससे 2.5% से ज्यादा मिलती है। तो मेरे ख्याल में ये हैबिट बदलेगी। ये जब जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएगी। जो ज्वेलरी डिमांड है वो तो बदलेगी नहीं, तो वो तो रहेगी। ओके, एक आखिरी बात, जब मेक इन इंडिया शुरू हुआ था तो आपने कहा था कि मेक फॉर इंडिया होना चाहिए, और अब मैंने ये नहीं कहा मेक फॉर इंडिया, मैंने ये कहा था मेक इन इंडिया फॉर इंडिया व्हाइल द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग गुड। एज द वर्ल्ड इकोनॉमी इंप्रूव्स, जब बाहर बाकी देश आगे बढ़ते हैं तब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्सपोर्ट में वीकनेस होगी और इसलिए हमें जरूर इंडिया में बनाना है, लेकिन हमारा मार्केट सबसे ज्यादा इंडिया में ही होगी। नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और था कि इस बार ये अच्छा लगा हमें कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेक फॉर इंडिया होना चाहिए जब उन्होंने स्टार्टअप लॉन्च किया, और अब वहां पर आप भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। आपने चूंकि बातचीत की होगी तमाम स्टेक होल्डर्स से, जो बड़ा मुद्दा हमारी जानकारी में आ रहा है कि काफी सारी सक्सेसफुल जो नए दौर की कंपनियां हैं वो बाहर अपना रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, बाहर सेटअप कर रही हैं और शायद आगे लिस्टिंग भी करें। तो आपकी ये जो पूरी पॉलिसी है क्या उनको ऑन शोर लाने के लिए है? वो एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन काफी ऑब्जेक्टिव्स है। हमें अपने बिजनेसेस को, अपने कारोबार को, जो वातावरण है जिसमें बिजनेस करते हैं उसको आसान करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई करना है, वरना जो ग्रोथ है इंडिया में वो मेक इन इंडिया जो है वो नहीं होगी। तो ये उस बड़ा प्रोग्राम में एक छोटा पार्ट है। आपके स्टार्टअप पॉलिसी का फोकस क्या है? आप क्या करने की कोशिश करेंगे? थोड़ा ईज कर रहे हैं। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं हमारे स्टार्टअप्स में, या हमारे स्टार्टअप्स बेचना चाहते हैं एक हिस्सा किसी और को, उस सब प्रोसेस को, वो जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाना चाहते हैं। तो फाइलिंग इंटरनेट पे होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम परमिट करते हैं तो काफी वैरायटी होनी चाहिए उसमें, और हमें ये नहीं कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परमिटेड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट परमिट, आप पैसे अभी नहीं बेच सकते हैं। तो सब जो एनवायरनमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट और सफल बनाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इन कदमों से सिंगापुर जैसे सिस्टम के बराबरी में हम आ जाएंगे और हमारे स्टार्टअप्स जो आज वहां जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो यहां रहेंगे? नहीं, इंडस्ट्री तो उनके डिमांड्स तो अनबाउंडेड हैं। तो कई लोग अब कहेंगे कि अब टैक्सेस को कम कर दो, कुछ और कर दो, लेकिन हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि इंडस्ट्री आसानी से वहां पे नहीं जाती है, तो वो सोच के वहां पे जाती है और प्रेफरेंस है कि इंडिया में रहे। तो अगर हम वो कर सकते हैं, कई लोग तो जाएंगे ही, हम उनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है इंडिया में प्रोसेसेस ठीक हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, सफल हैं, इजी हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।